You gotta be kidding me. जॉन को अब तक वहां फंसे हुए 24 घंटे से ज्यादा वक्त हो चुका है और जॉन धीरे धीरे खुद को बचा पाने की उम्मीद भी खो रहा। बाहर खड़े रेस्क्यू की टीम भी जॉन को निकालने की सभी तरीके आजमा चुकी थी और अब उन सभी को जॉन को गुफा में ही छोड़ने के अलावा कोई रास्ता नहीं था और आखिरकार डिसाइड यह किया जाता है कि जॉन को हमेशा के लिए केव में ही छोड़ देंगे। और इस तरह यह है अब तक की सबसे हॉरिफाइंग नटी पटी केव की कहानी। अमेरिका की यूटा शहर में रहने वाले जॉन एडवर्ड नाम का 26 साल का लड़का अपने फैमिली के साथ कुछ अच्छा समय बिताने के लिए ऑफिस से छुट्टी लेकर सीधा अपने घर यूटा पहुंचता है और अपनी फैमिली से मिलता है। फैमिली के सभी मेंबर जॉन को वहां देख बहुत खुश होते हैं और डिसाइड करते हैं कि क्यों ना इस वेकेशन कहीं बाहर घूमने चला जाए और सभी साथ मिलकर नटी पटी केव एक्सप्लोर करने का प्लान बनाते हैं। यह प्लान उनके लिए अब तक का सबसे दर्दनाक डिसीजन होने वाला था। सभी साथ मिलकर डिसाइड करते हैं कि वह 24 नवंबर रात 8 बजे नटी पुटी केव एक्सप्लोर करने जाएंगे और कुछ घंटे बाद घर वापस आ जाएंगे। लेकिन उनको यह प्लान जितना आसान दिखाई दे रहा था उतना था नहीं, क्योंकि इस केव में एक ऐसा एरिया है जो काफ़ी चैलेंजिंग है, जिसे बर्थ कैनाल कहते हैं। इसका यह हिस्सा इतना पतला है कि कई बार एक्सपीरियंस केवर भी केव के इस हिस्से से खुद को निकाल नहीं पाता। इसी वजह से कई बार कितने ही केवर नटी पटी केव में फंसे और खुद को निकालने की कोशिश करने के बाद भी वह नहीं निकले और उन केवर को निकालने के लिए रेस्क्यूअर का सहारा लेना पड़ता। इन सभी कारणों से सालों पहले नटी पटी केव को बंद कर दिया गया था, लेकिन मार्च 2009 में इसको कुछ नए रूल्स के साथ फिर से लोगों के लिए चालू कर दिया गया। नए रूल्स कुछ इस तरह थे। नटी पटी केव में जाने से पहले लोगों को अथॉरिटी से परमिशन लेनी होगी और किसी भी ग्रुप को नटी पटी केव के अंदर जाने के लिए 2 एक्सपीरियंस केवर का साथ होना कंपलसरी था। यहाँ पर जॉन और उसका छोटा भाई जोश बचपन में केविंग किया करते थे और उन्हें केविंग का थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस था, इसीलिए उन्हें अंदर जाने का परमिट मिल जाता है। सभी फैमिली मेंबर 24 नवंबर रात 8 बजे केव की एंट्रेंस पर पहुंचते हैं और पूरा ग्रुप केव के अंदर एक्सप्लोर करने लगता है। इस वक्त ग्रुप के सभी मेंबर कॉन्फिडेंट थे और एक नए एनर्जी के साथ केव के अंदर जाने लगते हैं। लेकिन फिर जॉन, उसका छोटा भाई जॉश और साथ ही उसके 2 दोस्त डेड बिग स्लाइड की जगह पर रुक जाते हैं और आपस में मैप देखकर यह डिसाइड करते हैं कि वह इस नटी पटी केव के सबसे चैलेंजिंग पार्ट दी बर्थ कैनाल को एक्सप्लोर करेंगे। वहां उनके साथ जो होने वाला था उसके बारे में कभी किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा और यह डिसीजन उनके लिए अब तक की सबसे दर्दनाक डिसीजन बनने वाली थी। ये बर्थ कैनाल इतना टाइट पैसेज है कि कुछ ही लोग इस चैनल को पार कर पाते हैं। नटी पटी केव में एक लंबा टाइट पैसेज है, अगर इसे पार कर ले तो एक और टाइट पैसेज आएगा और अगर इसे भी क्रॉस कर ले तो आपको केव में थोड़ी सी जगह मिलेगी जहां आपको टर्न होने का मौका मिलेगा। फिर आप वहां से टर्न होकर वापस आ सकते हैं। हालांकि यह पैसेज इतना नैरो है कि एक्सपीरियंस केवर को भी यहाँ घुटन होने लगती है। जॉन और उसका छोटा भाई जॉश जो उसके पीछे आ रहा था, उन्हें बर्थ कैनाल मिल जाती है और वह दोनों बर्थ कैनाल के अंदर घुस जाते हैं। दरअसल यहाँ पर जॉन और जॉश से ये गलती हुई कि वह दोनों जिस रूट में घुसे थे वह रूट बर्थ कैनाल की थी ही नहीं। जॉन और जॉश एक्चुअल में गलत रूट में घुस चुके थे और उन्हें इस नए रूट का कोई अंदाजा नहीं था। जॉन, जो कि जॉश से 15 फीट आगे था, काफ़ी हेल्दी होने की वजह से अपने कमर, हाथ और पैरों को प्रॉपर डायरेक्शन में रोटेट करते हुए आगे बढ़ता है और जॉन अब क्रॉक स्क्रू के रूट में आ चुका था। जैसे जैसे जॉन आगे बढ़ रहा था वैसे वैसे पैसेज और भी टाइट होती जा रही थी। अब तक जॉन कैनल की इतनी नैरो एरिया में आ चुका था कि अब वह वापस मुड़ भी नहीं सकता था। जैसे कि जॉन को पता थी कि आगे पैसेज में थोड़ा रूम मिलेगा जहां उसे मुड़ने का मौका मिलेगा और वह वापस आ जाएगा, इसलिए जॉन आगे बढ़ता जाता है। यहीं से चीज़ें बिगड़ने लगती है। जॉन अब क्रॉक स्क्रू के एरिया में आ चुका था और इस क्रॉक स्क्रू एरिया को पार करने के लिए केवर को बहुत छोटी शरीर और एक्सपीरियंस की ज़रूरत पड़ती थी और कुछ ही केवर अपने स्किल की मदद से
क्रॉक स्क्रू एरिया को क्रॉस कर पाते थे और वहां से केवर को रॉक लिस्ट से शार्प 90 डिग्री टर्न लेते हुए आगे बढ़ना होता था। जॉन अब तक 90 डिग्री टर्न ले चुका था और अब वह केव के सबसे डिफिकल्ट रीजन में पहुंचता है। 5 साल पहले एक 16 साल का लड़का ब्रॉक क्लार्क यही क्रॉक स्क्रू एरिया में फंस गया था, जो जॉन एडवर्ड के मुकाबले काफी पतला दुबला और कम हाइट का था, और उसे रेस्क्यू करने के लिए रेस्क्यूअर को 14 घंटे से ज्यादा वक्त का समय लगा था। हालांकि जॉन, जिसे लग रहा था कि वह अब भी बर्थ कैनाल के रूट में है और वह उसके नैरो पैसेज को पार कर रहा है और आगे उसे टर्न होने के लिए थोड़ी जगह मिलेगी और वह खुद को पुश करते हुए आगे बढ़ता जाता है। जॉन अब डाउनवर्ड डायरेक्शन में आगे बढ़ने लगता है, मतलब जमीन से एग्जैक्ट नीचे की ओर। जॉन को पता नहीं था कि वह कहां पहुंच चुका है और फिर स्पीड में वह नीचे गिरने लगता है और पत्थरों के सहारे खुद को पकड़कर जोर से चिल्लाकर अपने भाई को आवाज देता है, जॉश, मुझे फॉलो मत करो, मेरे पीछे मत आओ। जॉन को थोड़ी रूम के लिए आगे बढ़ना जरूरी था। तभी जॉन को अपने हेडलैम्प के सहारे एक होल दिखाई देता है और जॉन के अंदर एक उम्मीद जागती है। लेकिन जॉन की लाइफ में यह सबसे बड़ी और आखिरी गलती थी। जॉन आगे बढ़ता है और अपने सर को होल के अंदर डाल देता है। जॉन जिस भी टनल में जा रहा था वह अनजान थी और अब वह ऐसी जगह पहुंच चुका था जो और भी टाइट थी। जॉन ने जैसे सोचा था कि आगे उसे रूम मिलेगी, पर यहां रास्ता बंद था और यह पूरे पैसेज की एंडिंग थी। इस जगह की स्पेस 18 बाय 1 इंच थी। मतलब अब जॉन लैपटॉप स्क्रीन जैसे अपसाइड डाउन पोजीशन में था, यानी सर नीचे और पैर ऊपर और करीब 90 डिग्री इंक्लाइंड पोजीशन में मुड़ा हुआ। वह खुद को ऊपर धकेलने की कोशिश करता है, पर वह खुद को बाहर नहीं निकाल पाता। इसका एक हाथ यूजलेस पोजीशन में फंसा हुआ था और एक हाथ चेस्ट की ओर मुड़ा हुआ था। वह खुद को पत्थर के सहारे पीछे धकेलने की कोशिश करता है, पर इससे उसे कुछ भी हासिल नहीं होता। जॉन को अब रियलाइज हो गया था कि अब वह कुछ भी नहीं कर सकता और उसके पैर भी होल के सबसे छोटी साइड में फंसे हुए थे। जॉन जोश को चिल्लाता है, जॉश जो ठीक इसके पीछे ही था क्रॉक स्क्रू रूट पर। लेकिन जॉश अपने भाई की तरह इस एरिया को क्रॉस नहीं करता, बल्कि वह अपने सर को केव के आगे की ओर करता है ताकि वह आसानी से रिटर्न हो सके। जोश को जॉन की आवाज लगातार आ रही थी और वह फाइनली पहुंचता है और देखता है कि जॉन किसी होल में घुसा है और होल ने उसे पूरी तरह निगल रखा है और सिर्फ उसके 2 पैर ही दिखाई दे रहे हैं। जोश अपने पैरों के सहारे जॉन को बाहर निकालने की कोशिश करता। जॉन थोड़ा ऊपर आता, फिर पैरों का ग्रिप छूट जाता और फिर से जॉन इनिशियल पोजीशन में फंस जाता। यहां पर जॉन और उसके छोटे भाई जॉश को समझ आ चुका था कि उन्हें प्रोफेशनल रेस्क्यूअर की मदद लेनी होगी और दोनों ये डिसाइड करते हैं कि जॉश केव के बाहर जाएगा और जॉन को बचाने के लिए प्रोफेशनल रेस्क्यूअर की मदद लेगा। तब तक जॉन पूरी कोशिश करेगा खुद को रिलैक्स रखने की और धीरे धीरे सांस लेने की, क्योंकि केव के अंदर ऑक्सीजन की बहुत कमी थी। जोश केव के बाहर आता है और फैमिली मेंबर को जॉन की खबर देता है और फिर रेस्क्यूअर की टीम को बुलाया जाता है। यहां पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह थी कि जॉन अपसाइड डाउन पोजीशन में है और डॉक्टरों का मानना है कि जॉन अपसाइड डाउन पोजीशन में सिर्फ 8 घंटे तक ही जिंदा रह पाएगा और उसके बाद सारे ऑर्गन्स फेल होने शुरू हो जाएंगे और इससे जॉन को कार्डियक अरेस्ट आ सकता है। जॉन के रेस्क्यू के लिए सबसे पहले एक फीमेल रेस्क्यूअर अंदर जाती है जिसका नाम सूजी था और वो अपने पैरों में रस्सी बांधकर अंदर जाती है ताकि वह भी वहां अटक न जाए। कम हाइट होने की वजह से सूजी को क्रॉक स्क्रू एरिया को पार करने में बहुत आसानी होती है और रात के 12:30 पर सुशी जॉन से मिलती है। अब तक जॉन को वहां फंसे 9 घंटे से ज्यादा हो चुके थे और फिर उनके बीच बातचीत होती है। हाय जॉन, माय नेम इज सूजी, हाउ इट्स गोइंग? हाय सूजी, थैंक यू फॉर कमिंग, बट आई really want to get out from here. सूजी, नो वरी जॉन, यू आर गोइंग टू बी आउट ऑफ सून। जॉन को यह प्रोफेशनल रेस्क्यूअर की मदद देखकर लग रहा था कि वह जल्दी ही यहाँ से निकल जाएगा, पर यहाँ जॉन गलत था। सूजी जॉन की हालत देखकर यह समझ चुकी थी कि यह सिचुएशन जितनी बुरी दिखाई देती है उससे कहीं ज्यादा बुरी। सूजी जॉन के पैरों को रस्सी से बांधती है और खींचने की कोशिश करती है, पर यहाँ रॉक में फ्रिक्शन बहुत ज्यादा थी जिससे वह इफेक्टिवली रस्सी को खींच नहीं पाती। सूजी जॉन को बाहर निकालने की बहुत कोशिश करती है, पर वो भी वहाँ 2 घंटे में फ्रस्ट्रेट हो जाती है और उसे भी यहाँ से बाहर आना पड़ता है।
बाहर रेस्क्यू की टीम जॉन को बाहर निकालने के लिए एक प्लान बनाती है। तो डिसाइड ये होता है कि वह केव के अंदर पुलिस सिस्टम इंस्टॉल करेंगे और जॉन को एक रस्सी से बांधकर बाहर मशीन से खींचेंगे, क्योंकि 5 साल पहले ब्रॉक क्लार्क इसी क्रॉक स्क्रू एरिया में अटक गया था, तो उसे पुलिस सिस्टम से ही निकाला गया था। इक्विपमेंट्स के टूल को क्रॉक स्क्रू के दूसरे साइड ले जाने में घंटों लग रहे थे और टनल एक्सट्रीमली टाइट होने की वजह से सिर्फ छोटे टूल्स को ही ले जाया जा सकता था। असिस्ट करने के लिए एक आदमी ही अंदर हो सकता था जो कद में छोटा और फ्लेक्सिबल हो, जिससे वह टनल को आसानी से पार कर सके। केव के अंदर पुली इंस्टॉल करना आसान नहीं था। ए और केवर अंदर जॉन को शांत रखने का प्रयास कर रहे थे। जॉन को वहां अब तक फंसे हुए 12 घंटे हो चुके थे और वह पूरी की पूरी रात अपसाइड डाउन पोजीशन में गुजारता है। ह्यूमन बॉडी की अपनी भी कुछ लिमिटेशंस होती है और वो उस लिमिटेशन को भी पार कर चुका था। उसका 90 किलो का शरीर ग्रेविटी के प्रेशर से लड़ रहा था, उसके ब्लड सर्कुलेशन में कमी होने लगी थी और धीरे धीरे उसकी सांसें भी रुक रही थी। उसकी फैमिली और रेस्क्यूअर्स को जॉन को इस हालत में देखना काफी दर्दनाक था। टनल में ड्रिल करने में घंटों लग रहे थे और वह भी खुद को लाचार महसूस कर रहे थे। रेस्क्यूअर को पता था कि वह जब चाहे वहां से बाहर जा सकते हैं, लेकिन जॉन के लिए यह मुमकिन नहीं था। जॉन अपसाइड डाउन पोजीशन में अपने चेस्ट को एक्सपेंड करने और सांस लेने की कोशिश कर रहा। इतना टाइम होने के बाद जॉन के पास एक वाइड टेलीकॉम सिस्टम लगाया जाता है और दूसरी साइड से उसकी वाइफ एमिली उससे बात करती है और जॉन को हौसला देती है, और जॉन भी अपनी वाइफ को दिलासा देता है कि मैं यहाँ से जल्दी ही बाहर निकलूंगा और सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। अब तक शाम के 4 बज चुके थे और जॉन को फंसे हुए 18 घंटे से ज्यादा समय हो चुका था। अब पुलिस सिस्टम भी लग चुकी थी और मूव करने के लिए तैयार थी। एक रेस्क्यूअर जिसका नाम रियान है केव के अंदर घुसता है और जॉन के पास पहुंचकर जॉन से बात करता है। हाउ आर यू जॉन? जॉन, इट सक्स, आई एम अपसाइड डाउन, आई कांट बिलीव माई लेग्स आर किलिंग मी। रियान यहाँ देखता है कि जॉन की बॉडी होल के सबसे नैरो साइड फंसी है, तो वह सबसे पहले उसे ठीक करता है और उसके पैरों को रस्सी से बांधकर खींचता है। लेकिन जॉन के पैरों को बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। वह जब भी रस्सी खींचता जॉन उसे रुकने को कहता, क्योंकि अपसाइड डाउन पोजीशन में रहने की वजह से जॉन की पैरों की नर्व अल्ट्रा सेंसिटिव हो चुकी थी। फिर वह दोनों कुछ टाइम के लिए रुक जाते हैं और फिर से रियान जॉन को ऊपर की ओर खींचता है। अब तक ऐसा लग रहा था कि पुलिस सिस्टम अब काम कर रहा है। जॉन अब इतना ऊपर उठ चुका था कि वह रियान को देख सकता था। रियान जॉन को पीने के लिए कुछ एनर्जी ड्रिंक देता है और इस तरह अब तक 19 घंटे बीत चुके थे। हालांकि इसमें उन्हें थोड़ी सफलता मिल रही थी, फिर भी जॉन को अभी भी निकालने में कई परेशानियां थी। जॉन के पैर पैसेज के ऊपरी हिस्से को हिट कर रही थी और इस सिचुएशन में जॉन को अपने पैरों को टर्न करना इम्पॉसिबल था। तो रियान फाइनली यह डिसाइड करता है कि वह जॉन के पैरों को तोड़ देगा। इस बीच वहां एक ऐसी घटना होती है जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। पुलिस सिस्टम फेल हो चुकी थी। एक बोल्ट जिसे जॉन के ऊपर पत्थरों में लगाया गया था वह निकल जाता है और सीधे रियान के सिर में जाकर लगता है, जिससे रियान बेहोश हो जाता है और जॉन जो आधा ऊपर उठ चुका था वापस होल के अंदर इनिशियल पोजीशन में फंस जाता है। यहाँ पर जॉन से कोई रिस्पॉन्स भी नहीं आ रहा। ये जॉन को बाहर निकालने का आखिरी तरीका था और शायद अब जॉन कभी बाहर नहीं आ पाएगा। रियान को कुछ देर बाद होश आता है और उसके सर से खून निकल रहा होता है। यहाँ पर रियान पूरी तरह कंफ्यूज था कि आखिर हुआ क्या। रियान को वहां से बाहर निकालकर अस्पताल भेज दिया जाता है और अब जॉन को निकालने के लिए उसके पापा एड जोन्स केव के अंदर जाते हैं। इसी बीच टूटे हुए पुली को फिर से इंस्टॉल करने में 1 घंटा और लग जाता है। एड जॉन के पैरों को रस्सी से बांधने की कोशिश करते हैं, लेकिन एड जितना देर भी टनल में रहते हैं जॉन का कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा होता है। ये पूरा ऑपरेशन बिना जॉन के हेल्प के नहीं हो सकता था, ये पॉसिबल नहीं था। और जब एड जॉन को रस्सी से बांधने की कोशिश कर रहे थे तो वह खुद भी वहां 15 मिनट के लिए अटक गए थे। आखिरकार वह भी हार मान जाते हैं और थक हार कर केव से बाहर आ जाते हैं। अब ब्रेंडन नए रेस्क्यूअर के तौर पर उसकी जगह ले लेते हैं और फिर वहां टेलीकॉम सिस्टम से जॉन की उसके फैमिली से बात कराई जाती है। लेकिन यहाँ पर ब्रेंडन जो देख पा रहे थे वो उसकी फैमिली नहीं देख पा रही थी। जॉन का कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था। कुछ घंटे पहले जो जॉन के सांस लेने की आवाज आ रही थी
अब वह भी शांत हो चुकी थी। रेस्क्यू की टीम ये डिसाइड करती है कि शायद अब जॉन मर चुका है, इसीलिए केव में मेडिकल प्रोफेशनल भेजेंगे जिससे कंफर्म हो जाए, और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। मेडिकल प्रोफेशनल कंफर्म करते हैं कि जॉन मर चुका है। 25 नवंबर रात 11:56 पर यह ऑफिशियल कंफर्मेशन कर दी जाती है कि जॉन एडवर्ड जॉन्स ऑफिशियली मर चुके हैं। 120 रेस्क्यूअर्स ने लगातार 27 घंटे जॉन को बचाने की कोशिश की, लेकिन जॉन की अपसाइड डाउन पोजीशन में होने की वजह से यह इम्पॉसिबल था। जॉन अपने लाइफ के आखिरी 27 घंटे एक एक्सट्रीमली इन्वर्टेड पोजीशन में गुजारी, लेकिन डॉक्टर ने प्रिडिक्ट किया था कि वह इस अपसाइड डाउन पोजीशन में सिर्फ 10 घंटे ही जिंदा रह पाएगा। ये काबिले तारीफ है। इंटरव्यू के दौरान एक रेस्क्यूअर ने बताया कि यह उसके 29 साल के करियर की टफेस्ट रेस्क्यू थी और वह इस रेस्क्यू में हार गए। जॉन की फैमिली यह मानने को तैयार नहीं थी कि एक छोटी सी गलती से जॉन अब उनके बीच नहीं है। अथॉरिटी पूरी कोशिश कर रही थी जॉन की बॉडी को केव से बाहर निकालने की, लेकिन बातचीत के बाद यह डिसाइड किया जाता है कि यह करना रेस्क्यू टीम के लिए काफ़ी डेंजरस होगा, और फाइनली यह डिसीजन लिया जाता है कि जॉन की बॉडी हमेशा पैसेज में ही दफन रहेगी और एंट्रेंस को बंद कर दिया जाएगा, और 1 हफ्ते बाद पूरे नटी पटी केव को ही सील कर दिया जाता है। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, और साथ ही इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।